आज है 17 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसको डेवलप किया था डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने। ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला एल्युमिनियम फ्री ट्रैक ये भुवनेश्वर में इनॉग्रेट किया गया, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उड़ीसा। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को था और इसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड। उसके बाद हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड ये मिला एक फंक्शन में, जिसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022। ये जेजू में हुआ, जेजू साउथ कोरिया में। ठीक है। उसके बाद है भाषा केंद्र। जो शिक्षा मंत्रालय है उसने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है। इसके तहत भाषा केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है। जो बुक स्टडी मटेरियल्स हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की या हर कोर्स की, उनको 22 भाषाओं, भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। वो 22 भारतीय भाषाएं जो 8वें शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें जो प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज था, ठीक है, उस पर इम्फेसिस देने के लिए ये स्थापित किया जा रहा है। और इसके 3 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे मतलब 3 बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हर जितनी भी बुक हैं उनको 100 से 200 पेज में इनको ट्रांसलेट करना है, और जो डेजिग्नेटेड लैंग्वेज हैं उन्हीं में करेंगे। ठीक है। और उन मटेरियल्स को संस्कृत और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो भी मटेरियल्स होंगे, जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, इनको जो मॉडर्न साइंस और सोशल मॉडल्स हैं उसको बेस बना के ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है। जो अदर लैंग्वेज के स्टडी मटेरियल होंगे उनको भी डेजिग्नेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज होंगे उसको भी ये डेवलप करेंगे। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये 15 अक्टूबर को था। इसकी थीम थी रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक है। उसके बाद ओमिक्रॉन स्पॉन ये एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ठीक है। ओमिक्रॉन BF.7 और ये नॉर्थ वेस्ट चाइना में पाया गया है। उसके बाद इंडिया जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर और दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर नेशन बना है। ठीक है। चाइना के बाद है हमें। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो इंडिया में ब्लू रेवोल्यूशन बोला जाता है उसको लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, जिसमें फिशरीज सेक्टर को डेवलप कर सकें। इसका उद्देश्य था कि जो फिशरीज सेक्टर है उसको रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बेसिस पर बढ़ाया जा सके। इसका मोटो है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है वो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंडर में आता है। ठीक है। और इसकी 2 कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल सेक्टर से है रिलेटेड है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 2 तरह के सेग्रीगेशन है, एक नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड और बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये एक क्वासी जुडिशियल कमीशन है। ठीक है। जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। और इसमें जो है जो या तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज हेड करते हैं इसको। ठीक है। और इसकी जो पावर है वो मतलब 1 करोड़ से ऊपर कोई भी क्लेम होगा या कंप्लेंट होगी उसको इंटरटेन करता है, और इसके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद है मॉक मीट, जिसको प्लांट बेस्ड मीट या डेयरी कहते हैं। ठीक है। इसमें एनिमल के बजाय प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज़ करते हैं इसको बनाने में। ठीक है। चाहे वो मीट हो, सी फूड हो, एग हो, मिल्क हो, ठीक है, सबको प्लांट से डराइव किया जाता है इंस्टेड ऑफ एनिमल। ठीक है। इनकी देखने में और स्मेलिंग में और टेस्ट में हर सब तरह से ये एक नॉर्मल जैसे नेचुरल मीट या नेचुरल मिल्क होता है वैसे ही दिखते हैं। ठीक है। और इसमें सिर्फ जो बायो वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो मतलब एनिमल से ड्राइव की जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है जो प्लांट से ड्राइव होते हैं। जैसे मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम में। ठीक है। और जैसे मिल्क यूज़ होता है कई चीज़ों को बनाने के लिए। नॉर्मली जो मिल्क होता है वो गाय भैंस इन सब से होता है, तो उसकी जगह ओट्स का, आलमंड्स का, सोयाबीन का, कोकोनट का, राइस का, इन सब का मिल्क इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये बनता कैसे है, इसमें बताया गया कि जो एनिमल मीट होता है जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर ये सब होता है, ये चीज़ें प्लांट में भी होती हैं। ठीक है। बस जो प्लांट से जो मीट ड्राइव होता है उसका टेक्सचर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। तो उसको वो मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसा दिखने में वो लगे कि हाँ ये जो एनिमल मीट है वैसा दिखे। ठीक है। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटीज़ हैं, ये
जैसे एनिमल्स में होते हैं वैसे प्लांट्स में मिल जाते हैं, ठीक है, कई प्लांट्स में मिल जाते हैं वैसे। और जो टेक्सचर है उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा टिंकरिंग करनी पड़ती है टिश्यूज़ में, और वो भी वैसा हल्का हल्का दिखने लगते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, जैसे प्लांट बेस्ड मटन, समोसा, कबाब, कीमा, ये सब बना के दिखा है, ठीक है। उसका टेक्सचर काफ़ी काफ़ी सेम है जो एनिमल मीट होते हैं उनसे। फिर है वाइल्ड लाइफ और जूलॉजिकल डिप्लोमेसी। ये क्या होता है, जब कोई स्पेशीज जो पहले वहाँ एग्जिस्ट करती थी किसी कंट्री में, किसी रीजन में, अगर वहाँ एक्सटिंक्ट हो गई है और उसको फिर से किसी दूसरे ही समानांतर जगह से ट्रांसलोकेट या रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, उसको जूलॉजिकल या वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। जैसे अभी अपने यहाँ नमीबिया से चीते मंगाए गए हैं, ठीक है। वैसे ही और भी जगह ऐसी चीज़ें हुई, जैसे अमेरिकन बाइसन मंगाए गए थे कनाडा से, यूके ने भी अपने यहाँ यूरोपियन बाइसन मंगाए थे, इसराइल ने अपने यहाँ अरेबियन ओरिक्स मंगाया था, उसको नागेव डेजर्ट में इंट्रोड्यूस कराया गया। अफ्रीका कई जगह अपने चीते भेज चुका है पहले, ठीक है। वैसे ही श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि उनको 6 इंडियन बाइसन चाहिए या गौर, ठीक है, क्योंकि ये पहले श्रीलंका में पाए जाते थे, बाद में एक्सटिंक्ट हो गए। अब वो चाहते हैं कि फिर से इसको री इंट्रोड्यूस करें वहाँ पे, ठीक है। इंडियन बाइसन या गौर की बात करें तो ये वाइल्ड कैटल है, और इसकी जो 85% पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, बाकी बर्मा, थाईलैंड वगैरह में भी पाए जाते हैं, ठीक है। मेनली इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, और ये बिहार और गोवा के स्टेट एनिमल हैं, ठीक है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें शेड्यूल 1 में है, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ये 2017 में लॉन्च किया गया था, जो स्नो लेपर्ड्स हैं उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इसको जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो, और यूएनडीपी इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। इसको जो फंडिंग मिल रही है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से मिल रही है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन, उसके जो हैबिटेट है उनका डेवलपमेंट, ठीक है। और वहाँ के इकोसिस्टम, खासकर ये हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, तो हिमालयन का जो इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और जहाँ वहाँ लोग जो रहते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है उनको भी प्रोटेक्ट करना, इसी उद्देश्य से ये मिशन चलाया जा रहा है। इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे पहला तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और मतलब एक तरह का लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रेजिलियंस डेवलप करना वहाँ पे, और जो इनके हैबिटेट्स हैं अलग अलग फ्रेगमेंटेड हैं, उनको एक तरह की कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि स्नो लेपर्ड्स वहाँ सस्टेन कर सकें। फिर उसी में है लोगों की जो लिवलीहुड और वहाँ का जो रिसोर्स है उसको मैनेज करना, मतलब हिमालयन इकोसिस्टम में। और जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, उनको मॉनिटर करना और वहाँ उनको रोकना, ठीक है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की बात हुई है इसमें। अगर प्रोजेक्ट लैंडस्केप्स की बात की जाए, मतलब कहाँ पे ये चलाए जा रहे हैं, जैसे चैंगथांग लैंडस्केप है लद्दाख में, लाहौल, पांगी और किन्नौर ये लैंडस्केप है क्या कहते हैं हिमाचल में, गंगोत्री, गोविंद और धर्मा बयान्स ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और कंचनजंगा अपर तीस्ता वैली ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसी में था अभी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये 1992 में जब रियो समिट हुआ था, जिसको रियो अर्थ समिट कहते हैं, तभी इस्टेब्लिश की गई थी उसी में। और ये जो 5 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन हैं उनको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। उसमें कौन कौन से हैं, मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डेजर्ट पर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इन 5 को ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। और इसके जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है घुमा घुमा के यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अलावा 2 और फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो इस्टेब्लिश किए गए थे पेरिस ट्रीटी के पहले, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के पहले। उसमें से एक और है ये एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब COP7 की मीटिंग हुई थी मराकाश मोरक्को में, ठीक है। इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टीज़ हैं उन या क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें बताया गया था कि जो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन होगा, जो कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर में इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसमें जो भी फीस होगी, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, उसका 2% इसमें जाएगा, इस फंड में जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसको मतलब फाइनेंस वो मिलेगा। और वो जो पैसा है वो इसके मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनको इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको सस्टेन करने के लिए जो भी फाइनेंशियल ज़रूरत होगी वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी जो इसका ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक सिर्फ ट्रस्टी है, पर इसको मैनेज करने के लिए एक एडेप्टेशन फंड बोर्ड भी है, ठीक है, जो 16 मेंबर का है।
और पेरिस एग्रीमेंट में भी इसका रोल है एडेप्टेशन फंड का। पेरिस एग्रीमेंट में तीनों ही फंड का रोल है। उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था, जब यूएनएफसीसीसी की मीटिंग हुई थी कांकुन में, ठीक है। ये यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क के अंडर में ही इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका जो गवर्निंग इंस्ट्रूमेंट था वो उसके अगले साल मतलब 2011 में जब डरबन में COP17 हुआ था तब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये इंचियोन में बेस्ड है, इंचियोन मतलब साउथ कोरिया, ठीक है। और इसका जो टेम्परेरी ट्रस्ट था वो वर्ल्ड बैंक है, अभी भी वर्ल्ड बैंक ही है, ठीक है, पर वो परमानेंट नहीं है। और इसमें भी वही बात की गई थी कि जो भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको जो भी मतलब इस एडेप्टेशन चाहिए होगा या मिटिगेशन के लिए प्रोजेक्ट के लिए जो भी फाइनेंस चाहिए होगा उसको इस फंड मैकेनिज्म के थ्रू उनको फंड किया जाएगा, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू। फिर है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। ये टर्म यूज़ किया जा रहा है जो चाइना की डिप्लोमेसी है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, उसके लिए। इसमें मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, वैसे अनऑफिशियली माना जा रहा है कि अभी देखा गया है रिसेंटली कि चाइना की जो डिप्लोमेसी है काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी कन्फ्रंटेशनली है, ठीक है। इसमें ये मतलब किसी से प्यार से बिहेव नहीं करते हैं, मतलब किसी को समझाने का काम नहीं करते। वैसे अगर किसी से कोई बात होती है तो वो फिर फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि जब यूएस के सीनेटर ताइवान गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे चाइना ने क्या किया, मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, लाइव रॉकेट्स वगैरह, लाइव गन वगैरह फायर किया था, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अभी देखने को मिला कि जब जिनपिंग है उनको थर्ड टर्म मिलने वाला है, ठीक है, तो जो जिनपिंग की अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है उसको भी एक तरह से ये डिप्लोमेसी दर्शाती है। और यूएस चाइना का जैसे रिलेशन है वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है इस दरबीच, और उसको भी ये मतलब ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कमज़ोर हैं, ठीक है, वो दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। फिर कोरोना वायरस के भी एलिगेशन इन पे लगे थे काफ़ी कि इन्होंने फैलाया जानबूझ के, उस पर भी इन्होंने काफ़ी एक्शन लिए लोगों पर, मतलब जो भी न्यूज़पेपर वगैरह थी, वर्ल्ड एजेंसीज थी, ठीक है, उसको भी दबाने की कोशिश की थी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।